अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ एडवांस डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो मिड से पहले कंटेंट हम कवर कर चुके हैं, उसमें भी हम कुछ एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिवाइड एंड कंकर की हमने टेक्निक पढ़ी। फिर हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम के एनालिसिस करने सीखे। इसी तरह से अब हम कुछ एडवांस डिज़ाइन टेक्निक्स देखेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम्स को इन एडवांस डिज़ाइन टेक्निक्स के साथ सॉल्व किया जा सकता है और उस प्रॉब्लम के सलूशन के फिर एनालिसिस किस तरह से किए जा सकते हैं। अभी हमारा जो रिमेनिंग कोर्स है वो इन्हीं डिज़ाइन टेक्निक्स के ऊपर होगा, जिसमें पहले नंबर पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग है। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी डिज़ाइन टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि डिवाइड एंड कंकर के केस में था, हम किसी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करके हम मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग के केस में हम जो सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। डिवाइड एंड कंकर के केस में सब प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं वो ओवरलैपिंग नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती है टिपिकली जिनमें हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। टू यूज़ फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन मीन्स आपके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपने उन ऑप्शंस के अंदर जो सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। सपोज़ आप कहते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। इसी तरह से हमने एक क्लास के अंदर नैपसैक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि आप किस तरह से मैक्सिमम जो है वो डिफरेंट किस्म के कॉइन्स को कलेक्ट करके मैक्सिमम अमाउंट कैसे गेट कर सकते हैं। इसके हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, हमने उसमें से ऑप्टिमम ऑप्शन को फाइंड करना है। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए टिपिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग आपकी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी पे काम करती है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है कि आप किसी सीक्वेंस और ऑफ डिसीजन से आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जब आप कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। मीन्स कि आप जिस स्टेज पर भी हैं वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन जो होगा वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। इनिशियल कंडीशन जो भी है, इनिशियल वेरिएबल्स जो भी हैं, आप इसके पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ ही लेकर जाएगा। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ थोड़ा सा डायनामिक प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करती है किसी ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। हमारे पास आप सब ने सुना होगा फिबोनाची टर्म्स सीरीज़। फिबोनाची टर्म सीरीज़ आपने सुन रखी हैं कि फिबोनाची नंबर्स कौन से हैं। अगर मैं सीक्वेंस यहाँ पे लिख भी दूँ 0 1 2 0 1 1
2, 3, 5, 8, 13 and so on. Means each term of Fibonacci series will be computed by adding the first 2 terms of this series. अब एक रिकर्सिव एल्गोरिदम हम इस फिबोनाची नंबर्स को किसी सीरीज़ में कोई भी nth टर्म को फाइंड करने के लिए रिकर्सिव एल्गोरिदम लिख सकते हैं. इसको आइटरेटिव वे में भी किया जा सकता है, इसको रिकर्सिव वे में भी किया जा सकता है. यहाँ पर हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग आपकी 2 तरह से यूज़ की जा सकती है. नंबर फर्स्ट, टॉप डाउन अप्रोच. But second, bottom up approach. टॉप डाउन अप्रोच के साथ भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच के साथ भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम इन दोनों अप्रोचेस को यूज़ करेंगे. नॉर्मली डायनामिक प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच यूज़ करती है, जिसको हम आइट्रेटिव मेथड्स कहते हैं, आइट्रेटिव एल्गोरिदम्स यूज़ कहते हैं. हम रिकर्सिव एल्गोरिदम भी यूज़ कर सकते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में, लेकिन नॉर्मली आइट्रेटिव अप्रोच यूज़ की जाती है. अब हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे थे जिसमें फिबोनाची टर्म सीरीज़ है. फिबोनाची टर्म सीरीज़ को अगर आप देखें तो ये फिबोनाची टर्म सीरीज़ का 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये सेवन्थ टर्म है और सेवन्थ टर्म और इसी तरह से आगे 8th टर्म. तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने कोई फिबोनाची टर्म्स की सीरीज़ में हमने nth टर्म निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए रिकर्सिव डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल हो सकती है. जैसे कि कहते हैं जी, रिकर्सिव डेफिनेशन हम लिख रहे हैं Fibonacci term, nth Fibonacci term in the Fibonacci series, that is, if n is 0, then it's 0th term. If n is equal to 0, if n is 1, then its first term. If n is equal to 1, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ये हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. फिब ऑफ n-1 प्लस n-2 means to achieve the nth term you have to add n-1 plus and n-2. You have to add 2 previous terms to get the nth term in the Fibonacci series. If n is greater than 1. अब अगर हम इसी रिकर्सिव डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसका रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखें, सपोज इसका रिकर्सिव फंक्शन हम लिखें फिब ऑफ, इसको n पास करें, इफ n is less than or equal to 1, then return n, else return fib n-1 plus fib n-2. ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है फिबोनाची सीरीज़ का nth टर्म निकालने के लिए, जो कि हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं.
अब अगर हम इसी रिकर्सिव एल्गोरिदम का रिकर्सिव इक्वेशन लिखें, रेकरेंस लिखें, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, तो अगर तो n 1 है या 0 है तो रिटर्न n हो रहा है, बट अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यही फंक्शन आपका 2 टाइम्स कॉल हो रहा है. सो वी कैन assume that this is also fib of n minus 1. So we can write the recurrence equation of this algorithm as t of n is equal to t of n minus 1 plus t of n minus 1 plus 1. 1 number addition here. So हमने यहाँ पे क्या किया है कि n-2 को भी n-1 एज्यूम किया है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ 2t n-1 प्लस 1. अब अगर आप इस एल्गोरिदम के ऊपर, इस रेकरेंस इक्वेशन के ऊपर मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n निकलेगी, जिस एक्सपोनेंशियल. तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल टर्म निकल रही है, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है. अगर हम इसका ट्रेसिंग ट्री ड्रॉ करें तो सपोज वी हैव n इज इक्वल टू 5. इसका रेफरेंस ट्री अगर हम बनाएं तो सबसे पहले फिब 5 n-2 3 और फिब n-1 4. Again call fib n-2 1, call fib n-1, तो ये fib 2, again fib 0 and fib 1. इसी तरह से राइट साइड पे वही फंक्शन फिब का फंक्शन कॉल होगा और उसको पास किया जाएगा 3. इसी तरह से फिब 0 देन फिब 1. इसको अगर लेके चलें तो फिब 1 और ये आपके पास क्या आएगा फिब 2, फिब 0 और ये आपके पास क्या आ गया फिब 1. अब इस रेफरेंस ट्री को अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स फिब का फंक्शन कॉल हो रहा है. इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि बहुत से पैरामीटर्स जो हैं वो रिपीटेडली पास हो रहे हैं. मैंने जब इंट्रोडक्शन देते हुए डायनामिक प्रोग्रामिंग का कहा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर उन पर रेकरेंस अप्लाई की जाए, रिकर्सिव एल्गोरिदम अप्लाई किया जाए तो बहुत सी सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैप्ड सब प्रॉब्लम्स, एक से ज़्यादा टाइम फंक्शन कॉल किया जाता है विद पासिंग सेम पैरामीटर. Here you can see यहाँ पे हम 3 पास कर रहे हैं, फिर हम फिब का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और 3 पास कर रहे हैं. अगर हम 1 के पैरामीटर को देखें तो 1 2 3 4 टाइम्स हम फिब का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसको पैरामीटर सेम पास कर रहे हैं. इसी तरह से 2 के केस में अगर देखें 1 2 3 टाइम्स हम
फिब का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसको सेम पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग का असूल ये है कि अगर आपने कोई फंक्शन कॉल कर लिया है पहले सेम पैरामीटर के साथ, आपने एक सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, अगर इसका हम रिज़ल्ट सेव कर लें कहीं पे, अगर हम इसका, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट कहीं पे सेव कर लें तो नेक्स्ट टाइम हमें यही फंक्शन रिपीटेडली कॉल नहीं करना पड़ेंगे। अगर हम इस फंक्शन कॉल के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आया है उसको कहीं पे स्टोर कर लें और उस स्टोर्ड रिज़ल्ट को जब ये फंक्शन कॉल किया जाए फंक्शन कॉल ना करें बल्कि उस स्टोर्ड रिज़ल्ट को यूज़ कर लें, तो हम इस फंक्शन कॉल को अवॉइड कर सकते हैं और इस तरह से हमारा एफिशिएंट सॉल्यूशन निकल सकता है। अब यहाँ पे देखें 2 भी रिपीटेडली पास किया जा रहा है, 3 भी रिपीटेडली पास किया जा रहा है। तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना लें कि जब एक दफ़ा फंक्शन कॉल हो गया है तो उसके रिज़ल्ट को स्टोर कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइम जब यही फंक्शन कॉल हो तो जो स्टोर्ड रिज़ल्ट है हम वहाँ से रिज़ल्ट इसका पिक कर लें। अभी जो अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की, ये मेमोराइजेशन अप्रोच कहलाती है। इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं कि जो रिज़ल्ट पहले कंप्यूट हो गया है सब प्रॉब्लम का उसको स्टोर कर लो। अच्छा, सब प्रॉब्लम का रिज़ल्ट स्टोर किस तरह से किया जा सकता है? यहाँ पे सपोज़ हम एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक ये जो एरे है n नंबर तक हमने एक एरे ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमारे पास n5 है तो 5 मीन्स हम 0 से चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने 6 इंडेक्सेस की एक एरे ड्रॉ कर ली है। अब उस एरे को फिल सपोज आप -1 से करवा लें, -1 -1 -1 और ये -1। अब जब आप यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसको पैरामीटर पास करते हैं तो जौन सा पैरामीटर आपने पास किया है अगर 0 पास करें तो 0 वाला रिज़ल्ट आप यहाँ पे स्टोर कर लें। इसको ड्रॉ करके ट्रेस करके देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से काम कर सकता है। सबसे पहले 5, जब ये फंक्शन फिब ऑफ n कॉल होगा सबसे पहले 5 पास किया जाएगा। 5 पास करने में फिर आपका लेफ़्ट साइड पे वो फिब ऑफ 3, जब आप यहाँ पे आएंगे फिब ऑफ n -2 पहले कॉल होगा तो फिब ऑफ 3 यानी कि 3 पैरामीटर पास किया जाएगा। मीन्स ये फंक्शन भी कॉल हो गया, ये फंक्शन भी कॉल हो गया। जब हम फिब ऑफ 1 पे आए तो ये वाली कंडीशन आपकी इस एल्गोरिदम के अंदर जो है ये कंडीशन आपकी मीट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये रिटर्न n करेगा। इस केस में हमारा n क्या होगा 1, सो यहाँ से आपको रिटर्न क्या होगा 1। अब ये राइट साइड पे आएगा, इस फंक्शन कॉल के बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा। फिब ऑफ 2 पास किया जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जब कोई फंक्शन कॉल किया जा रहा है, हमने जैसे एरे ड्रॉ कर ली है तो वो एरे के अंदर आके चेक करेगा कि क्या यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है या फिर इस फंक्शन की कॉल का कोई रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे फिब ऑफ 5 फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास वो चेक करेगा कि फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर -1 पड़ा है या उसकी वैल्यू पड़ी है। -1 पड़ा था लिहाजा उसने उसको कॉल कर लिया। फिर वो फिब ऑफ 3 की तरफ गया, थर्ड इंडेक्स पे जाके उसने चेक किया कि यहाँ पे -1 पड़ा है या कोई 0 या पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है, तो उसको -1 मिला इसलिए उसने इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया। फिर जब n की वैल्यू 1 हुई तो इसने इस एरे के अंदर जाके इंडेक्स चेक किया है कि क्या कोई वैल्यू -1 है या कोई वैल्यू पड़ी हुई है। अगर -1 है तो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। लेफ़्ट साइड पे जैसे हम फंक्शन कॉल के साथ बढ़ रहे थे तो हम जब फिब ऑफ 1 पे आए तो यहाँ पे इसने इसको
इस कंडीशन के मीट होने पर 1 रिटर्न कर दिया और इस एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर -1 को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब हमारे पास इस एरे के अंदर जब भी n की वैल्यू 1 होगी उसके अगेंस्ट रिजल्ट हमें एक मिलेगा। बनिस्बत इसके कि हम 1 पास करके कोई फंक्शन कॉल करें, हम इसके रिज़ल्ट को यहाँ से इस एरे से उठा लेंगे। कीप इन माइंड कि ये हमारे पास एक ग्लोबल एरे है। क्लियर है जी। अब जब fib ऑफ 2 कॉल हुआ तो उसने 2 इंडेक्स पे जाके देखा कि जब n की वैल्यू 2 है तो क्या -1 पड़ा हुआ है, यस। सो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन कॉल होने के बाद वो fib ऑफ 0 में जाएगा। 0 के इंडेक्स पे जाकर देखेगा तो यहाँ पर इसको -1 मिल रहा है। इट मीन्स कि अभी ये फंक्शन 0 के साथ कॉल नहीं हुआ, तो इसको कॉल करेगा, ये वाली कंडीशन मीट होगी और ये n रिटर्न करेगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा 0, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास -1 रिप्लेस हो जाएगा, जो भी इस फंक्शन कॉल ने वैल्यू या उसका रिज़ल्ट जो कंप्यूट होकर हमें रिटर्न में आया है। अब यहाँ से डायनेमिक प्रोग्रामिंग की पावर स्टार्ट होती है। जब आप दोबारा fib ऑफ 1 को कॉल करने गए, आपने फर्स्ट इंडेक्स पे जाके देखा, आपको -1 नहीं मिला, आपको 1 मिला, सो वो इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। हाँ, यहाँ से रिटर्न वो फिर आपको 1 करवा देगा, क्योंकि रिज़ल्ट उसके पास पहले से पड़ा हुआ है। फंक्शन कॉल नहीं होगा, रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा एरे से। जब यहाँ से हम बैकवर्ड चल रहे होंगे तो ये वाली डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखना होगी कि fib ऑफ n-1 प्लस fib ऑफ n-2, n-1 और n-2 से जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये आपको 0 + 1 2 रिटर्न करेगा। क्लियर। अब जब 0 + 1 1 रिटर्न करेगा। अब जब ये fib ऑफ 3 फंक्शन, हम बैकवर्ड में अब रिटर्न में चल रहे हैं, तो रिकर्सिव कॉल के fib ऑफ 3 रिटर्न करेगा तो वो इन दोनों का एडिशन रिटर्न करेगा, यानी कि यहाँ से 2 रिटर्न होगा। क्लियर। अब हम इसी ग्राफ की राइट साइड पे आते हैं। जब हम राइट साइड पे आए, fib ऑफ 4 उसने 4th इंडेक्स में जाके चेक किया। 4th इंडेक्स में जब 4th इंडेक्स में जाके चेक किया तो यहाँ पर उसने 4th इंडेक्स में देखा -1 है, यस -1 है, तो फंक्शन कॉल आपकी ये वाली भी हो गई। अब वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। लेफ़्ट साइड पे जब हमारा कंट्रोल आया, उसने fib ऑफ 2 देखा, 2 इंडेक्स पे जाके देखा तो वहाँ पे -1 नहीं था, वहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई थी। मीन्स कि ये फंक्शन पहले कॉल हो चुका है, ये इसको कॉल नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट, इस यहाँ से एरे से रिज़ल्ट रिटर्न होगा जो कि 1 है। इस फंक्शन कॉल को, ये वाली फंक्शन कॉल ना होने का मकसद ये है कि ये वाली दोनों फंक्शन कॉल्स भी रिमूव हो गई हैं। नेक्स्ट, अब राइट साइड पे उसने fib ऑफ 3 3rd इंडेक्स पे जाके देखा तो उसको क्या, fib ऑफ 3 में -1 मिला। -1 जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे थे तो हमने 2 रिटर्न किया था, तो ये वाला -1 भी 2 से रिप्लेस हो गया था। यहाँ पे हम उसी वक्त लिखेंगे जब यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा तो -1 2 से रिप्लेस हो चुका था। अब जब उसने इस केस में fib ऑफ 3 को 3 पैरामीटर पास किया है, फिबोनाची का फंक्शन कॉल किया है, तो ये यहाँ पे जाके चेक करेगा क्या -1 पड़ा हुआ है। नहीं, यहाँ पे -1 नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे इसका रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। वो इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। इस फंक्शन को कॉल ना करने का मकसद ये वाले दोनों फंक्शन कॉल्स नहीं होंगे। इट मीन्स कि ये सारे के सारे फंक्शन कॉल्स आपके नहीं होंगे। अब fib ऑफ 3 यहाँ से रिज़ल्ट रिटर्न करेगा एरे से लेके, जो कि आपका
2 है। अब ये जब फंक्शन जो कॉल हुआ था बैकवर्ड में रिटर्न होगा तो 2 + 1 यहाँ पे 3 रिटर्न किया जाएगा। अब फिर 5 का जो रिटर्न आएगा वो इन दोनों का एडिशन जो कि 5 आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास अगर n 5 है तो हम कहते हैं कि 5th टर्म जो फिबोनाची सीरीज़ की है वो 5 है। अब यहाँ पे इस रेकरेंस ट्री पे अगर आप गौर करें तो ये 1 2 3 4 और 4 फंक्शंस आपके कॉल हुए हैं। ये वाला भी कॉल हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 फंक्शन कॉल हुए हैं। मीन्स के पहले जो हमारे पास 2n-1 फंक्शंस कॉल्स हो रही थी रिकर्सिव एल्गोरिदम के केस में, अभी वो n+1 कॉल्स हो रही हैं। मीन्स कि हम अगर इस एल्गोरिदम की जो भी मैंने आपको ट्री के ऊपर समझाया है, इस एल्गोरिदम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें n+1 कॉल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n है। मीन्स के डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हुए पहले से जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी उसका रिज़ल्ट स्टोर करके नेक्स्ट टाइम जब वो सब प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी उसी रिज़ल्ट को यूज़ करके हम 2n कॉम्प्लेक्सिटी से ऑर्डर ऑफ n पे आ गए हैं। मीन्स कि ना सिर्फ पॉलिनोमियल पे आए बल्कि लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गए हैं। इस एग्ज़ाम्पल के केस में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, इफ़ेक्ट हुआ है। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स पे जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़रूर कम होगी। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आपने ये जो मैंने आपको ट्री के ऊपर एक एल्गोरिदम बताया है, इसी एल्गोरिदम को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है C++ के अंदर। एक एल्गोरिदम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे C++ के अंदर, और फिर पहले रिकर्सिव कॉल के थ्रू जैसे हमने पहले देखा, इस रिकर्सिव कॉल के साथ इस एल्गोरिदम के साथ आपको n की बड़ी वैल्यू सपोज 50 दे के या 100 दे के उसको एक्सिक्यूट करेंगे। और बाद में ये जो जिस तरह से हमने ग्राफ ट्री पे ट्रेसिंग की है, इस तरह से आप एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करके उसका प्रोग्राम लिख के तो फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उसमें आप दोनों का फ़र्क देखेंगे टाइम कंप्यूटिंग का। ठीक है जी। अगली वीडियो में हम दूसरी एग्ज़ाम्पल के साथ मज़ीद डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो हमने इस वीडियो में हमने जो फिबोनाची सीरीज़ के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ किया है, ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। सबसे पहले हमने टॉप वैल्यू पास की, 5 पास किया, फिर वो आगे जाके टॉप से डाउन चल रहे हैं ना हम, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इसी एग्ज़ाम्पल को, फिबोनाची सीरीज़ की एग्ज़ाम्पल को बॉटम अप अप्रोच के साथ सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आइटरेटिव अप्रोच है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आइटरेटिव अप्रोच ही यूज़ की जाती है। अस्सलाम वालेकुम।